Good morning, class. Today we will start our next topic, secondary sexual characters. Now, we have learned in the previous chapters that testes and ovaries are the primary sex organ which help to distinguish the male from the female. यानी हमने पढ़ चुके हैं कि जो टेस्टिस और ओवेरी होते हैं वो वह प्राइमरी ऑर्गन होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मेल मेल की तरह डेवलप हो और फीमेल फीमेल की तरह दिखे. ठीक है. नाउ दो टाइप के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ह्यूमन बीइंग में, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें बर्थ के टाइम ही या फिर जब हमारी बोल सकते हैं किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी स्ट्रक्चर जब फॉर्म होती है तो उसके पेरेंट्स से आने वाले जो कैरेक्टर होते हैं या बर्थ टाइम से ही जो कैरेक्टर उसके अंदर हैं उसे हम प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. बट सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स वो होते हैं जो उस इंडिविजुअल्स की बॉडी में हार्मोन के सिक्रीजन के कारण उसे मैच्योर भी करते हैं और उसकी बॉडी में चेंजेस लाते हैं. मेंटली चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, दोनों टाइप के चेंजेस आते हैं. उसे हम सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि मेल में किस टाइप के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और फीमेल में किस तरह की होती है. तो मेल में आपने देखा होगा जैसे जैसे कोई बच्चा एडल्सेंट एज गेन करता जाता है तब अगर वो बेबी बॉय है तो उसके आर्म पीठ में और उसके प्यूबिक यानी प्राइवेट पार्ट में धीरे छोटे छोटे हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. उसके अलावा उसकी बॉडी पार्ट्स जैसे कि चेस्ट है, फेस मतलब मॉस्टेक या बियर्ड, दाढ़ी मूंछ, ये आना शुरू हो जाता है. तो ये सारे चेंजेस आपने हेयर की ग्रोथ देखी होगी. जनरली बियर्ड भी आना शुरू हो जाती है एडल्सेंट एज में. नाउ बॉडी बिकम मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स. मसल के डेवलपमेंट होने के कारण बॉडी भी ब्रॉड हो जाती है. आपने बॉयज़ की बॉडी एटलीस्ट थोड़ा सा शोल्डर पार्ट और ये उसकी चौड़ाई देखी होगी. नाउ द वॉइस डिपेंड्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स. उसकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी डीप हो जाती है और किसके कारण होती है? वॉइस बॉक्स के कारण. ठीक है. जो उनके नेक साइड पर वॉइस बॉक्स होता है और वो वॉइस बॉक्स धीरे धीरे एज के साथ साथ ब्रॉड होता जाता है और बॉयज़ में वो इतना ब्रॉड हो जाता है कि बाहर नेक साइड से आपको उभरा हुआ भी दिखाई देता है, जिसे आप एडम एप्पल कहते हो. ठीक है. एडम एप्पल कुछ इस तरफ ये वाला जो नेक पार्ट है यहाँ पर दिखाई देता है. ये चौड़ा होकर बाहर की तरफ उभरा हुआ सा हिस्सा नज़र आएगा. ये इतना ब्रॉड हो जाता है इसके कारण वॉइस की आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है. चेस्ट और शोल्डर पार्ट जो होता है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाता है. उनका स्टेजर एडल्ट मेल्स आर टॉलर देन द एडल्ट फीमेल. और ये बोल सकते हैं कि पूरी बॉडी की ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा होती है. मतलब फीमेल की जो लेंथ है या लंबाई है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू मेल की लंबाई से. मेल की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है और एक एवरेज रेंज तक बढ़कर रुक जाती है. नेक्स्ट, हैवियर स्कल एंड बोन स्ट्रक्चर. उनकी बोन स्ट्रक्चर भी हैवी और स्कल वाला पार्ट भी हैवी होता जाता है. देन लास्ट है टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म. और उनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म यानी कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. और मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना कब शुरू होता है? जब उनकी बॉडी में एक ग्लैंड एक्टिव हो जाए और ग्लैंड एक्टिव होकर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स रिलीज़ करे. ठीक है. और ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के कारण होता है. फीमेल्स में आपने देखा होगा जैसे जैसे कोई फीमेल चाइल्ड है वो ग्रोथ करती है तो उसमें भी कई सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें से सपोज़ उसकी आर्म पीठ में हेयर की ग्रोथ होना और प्यूबिक यानी कि प्राइवेट रीजन में. नाउ ovaries start to release egg or ova, that is a female's gametes to reproduce their young one. And menstruation cycle, मंथली पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है.
ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं और कर्व्ड शेप और प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। नाउ हाई पिच्ड वॉइस होती है, क्योंकि बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स का जो वोकल कॉर्ड होता है वो थोड़ा सा सकड़ा होता है, वहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं बनती, इसलिए उस सकड़ी से या बोल सकते हैं कि बहुत कम एरिया में से जो एयर प्रेशर आउट होता है, जिसके कारण उनकी आवाज़ बहुत तीखी होती है, तेज़ होती है। और ये सारे चेंजेस गर्ल्स में किसके कारण आते हैं? गर्ल्स के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन एंड ओस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो होता है उसके सिक्रीजन के कारण होता है। नाउ अब हम देखेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो हार्मोन्स होते क्या है? एक्चुअल हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल्स होता है जो बॉडी में एक पर्टिकुलर एज में, जिसे हम एडolescent कहते हैं, जब कोई भी फीमेल या बेबी बॉय या बेबी गर्ल की बात करते हैं, मेल या फीमेल दोनों, जब अपने चाइल्डहुड से धीरे धीरे एडल्ट होते हैं तब उनके अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं वो इसी केमिकल सब्सटेंस के सिक्रीट होने के कारण होते हैं। नाउ आपने देखा होगा फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल चेंजेस ये सब होते रहते हैं एडolescence में, और जिसका कारण है, और ये हार्मोन से, और ये हार्मोन से ही कंट्रोल होते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस होंगे जो बॉडी के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ के दौरान डेवलप होते हैं, और जब स्पेशली बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है तब दे एक्ट एज अ मैसेंजर टर्म्ड एज अ केमिकल मैसेंजर। ये एक तरह से पूरी बॉडी का केमिकल मैसेंजर है। मैसेंजर का मतलब होता है जो आपके मैसेज को लेकर जाता है कि किस टाइम पर कौन सा चेंजेस आना है। तो ये केमिकल के फॉर्म में मैसेंजर है, या जैसे हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं, जो सीधा ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होकर ब्लड के साथ साथ टारगेट पार्ट तक पहुंच जाते हैं। और किससे सिक्रेट होता है केमिकल, यानी हार्मोन किससे सिक्रेट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? आपकी पूरी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उन सबका एक कॉमन नेम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं? बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। देन नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करेंगे तो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आपको मेल और फीमेल दोनों की पिक्चर दिखाई देगी। यहाँ पर दोनों की ही ग्लैंड के बारे में बताया गया है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। और ये जो फिंगर जैसा छोटा सा शेप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और फीमेल में भी सेम यही वाला होता है, ये नीचे की तरफ, ये इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो ब्रेन साइड होती है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नेक साइड होती है, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। आपको पोजीशन भी याद रखना है, और ये जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इन सब के नेम भी लर्न करना है। नाउ एड्रेनल ग्लैंड वो इस तरफ होती है, पोजीशन आप देखते रहिए। और पैनक्रियाज भी ग्लैंड है जो कि स्टमक के पीछे की तरफ लीव्स जैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा होगा। और सिर्फ लास्ट की जो 2 ग्लैंड है वो दोनों में कॉमन नहीं होती, सारी ग्लैंड्स कॉमन है, बट ओवेरीज सिर्फ फीमेल के अंदर होती है जिससे ओवा प्रोड्यूस होता है, और टेस्टिस ग्लैंड जो होती है वो केवल मेल में होती है, ठीक है, जिससे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो केवल यही ऐसी ग्लैंड है जो मेल और फीमेल के जो सेक्स गैमेट्स है वो प्रोड्यूस करती है, इसलिए फीमेल में ये अलग होगी और मेल के अंदर अलग होती है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड वर्क करती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अंदर, डायरेक्टली यही ग्लैंड हार्मोन को, यानी जो केमिकल सब्सटेंस है उसी को डायरेक्ट ब्लड के अंदर ही सिक्रेट कर देती है। नाउ जो हार्मोन्स है वो धीरे धीरे ब्लड से कहाँ ट्रांसलेट होते हैं? ट्रांसपोर्टेड होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, ब्लड के साथ साथ सर्कुलेट होते रहते हैं। और ये हार्मोन्स होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी कि डिज़ोल्व हो जाते हैं ब्लड में, और जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं या इंस्ट्रक्शन को पूरा करवाते हैं।
अब ये जो हॉर्मोन्स है ये स्पेसिफिक बॉडी पार्ट तक यानी जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ तक पहुँचते हैं, जैसे कि किसी ऑर्गन तक पहुँचना है, किसी टिश्यू तक है या सेल तक है, इनको जहाँ पर भी जाना होता है वहाँ पर ब्लड के थ्रू पहुँच जाते हैं और मैसेज ट्रांसमिट कर देते हैं। और जिसको हम कहते हैं, उस बॉडी पार्ट को हम या बॉडी या टिश्यू सेल को इंडिविजुअली ना बोलते हुए कॉमन नेम बोलेंगे टारगेट साइट, यानी जहाँ इनका टारगेट होता है वहाँ चले जाते हैं और ये टारगेट साइट रिस्पॉन्ड करती है हॉर्मोन्स को और जैसा इंस्ट्रक्शन आता है वैसा ये रिएक्ट करती है। नाउ योर बॉडी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन, एक एक्सो एक एंडो होती है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, वो सिक्रीजन जो होता है वो डक्ट की हेल्प से करती है, ठीक है। और जो एंडोक्राइन होता है वो सिक्रीजन ब्लड में करती है, जैसा कि हमने देखा। अब फॉर एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा सिक्रेट करती है आपके माउथ के अंदर। उसी तरह डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है खाने को पचाने के लिए, और वो सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर ही होती है। नाउ जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट के अंदर अपने हार्मोन रिलीज़ नहीं करती, उन्हें जहाँ नीड होती है जहाँ ज़रूरी होता है वो वहाँ पर करती है। इसी कारण उसे हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, किसे, एंडोक्राइन को, ठीक है। एक्सोक्राइन डक्ट के अंदर करती है और एंडोक्राइन डक्ट में नहीं करती, तो इसलिए उसे हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। दे रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वो ब्लड के अंदर करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ये सभी एंडोक्राइन है जो भी मैंने आपको दिखाया। पर उसमें से जो पैनक्रियाज है और जो था ये सलाइवरी ग्लैंड है ये सारी डक्ट वाली ग्लैंड कहलाती है, जिसे हम एक्सोक्राइन भी कहते हैं। नाउ रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में या स्टार्ट करने में हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है, तो हॉर्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन को शुरुआत करने में या इनिशिएट करने में किसी भी एडolescence में। हमने पढ़ा है एडolescence वो एज है जिसमें कोई भी बेबी बॉय या बेबी गर्ल है वो मेल या फीमेल की तरह डेवलप होना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि उसमें सारी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी अटेंड कर सकता है। अदर वर्ड्स में हम ये कहें कि जब प्यूबर्टी की एज वो कोई भी मेल या फीमेल गेन कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो उस समय आने वाले जितने भी चेंजेस हैं वो सभी हार्मोन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कि टेस्टेस का प्रोड्यूस होना मेल के अंदर, और वो किसके थ्रू होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स के कारण, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसी तरह ओवेरी का ओवा प्रोड्यूस करना या फीमेल सेक्स हार्मोन्स के कारण होता है, जिसे हम प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन कहते हैं। तो ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन के सिक्रीजन पे कंट्रोल होते हैं, मतलब कि कितने अमाउंट में या किस तरीके से इनका सिक्रीजन होना है और कब होना है, जो कि किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, ठीक है। और मास्टर ग्लैंड का काम क्या होता है, बॉडी की जो दूसरी ग्लैंड्स है उनको कंट्रोल करना। यानी कि ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है फीमेल के अंदर और मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, इनका सिक्रीजन कितना, कब और किस टाइम करना है, ये इंस्ट्रक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू आता है और पिट्यूटरी ग्लैंड ही इसे कंट्रोल करती है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से यानी इस ग्लैंड से कई सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उसमें से एक ल्यूटेनिजिंग हार्मोन होता है जिसे हम शॉर्ट में LH कहते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो टेस्टिस और ओवेरिस पे टारगेट करके वहाँ से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो LH जाता है वो LH जाकर फीमेल की ओवरिस पर टारगेट करता है और मेल की टेस्टिस पर टारगेट करता है। और ओवरिस पर टारगेट होगा यानी कि ओवरिस वाली जो ग्लैंड है वहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होगा, और जब टेस्टिस पर टारगेट करेगा तो वहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है। और इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड से कई दूसरी
ग्लैंड्स पर भी टारगेट किया जाता है दूसरे हार्मोन को सिक्रेट कराने के लिए। मेल में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रेट होगा, लेकिन फीमेल के अंदर दूसरे हार्मोन भी सिक्रेट किए जाते हैं। उनकी मेमरी ग्लैंड जो कि ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वो अपने बेबी को फीडिंग करवा सकती है, उससे डेवलप भी करते हैं। सेक्स हार्मोन का जो सिक्रीजन होता है, जिसके कारण ही सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल बोथ दोनों। नाउ ये कुछ फ्लो चार्ट्स आपको समझाया गया है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एलएच सिक्रीट करती है ल्यूटेनिजिंग हार्मोन्स, जो कि किसको स्टिमुलेट करेगा, जाकर ओवेरीज को फीमेल के अंदर और टेस्टिस को मेल के अंदर। अब जैसे ही फीमेल ओवेरीज को टारगेट करेगा तो फीमेल ओवेरीज से क्या सिक्रेट होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन, और मेल टेस्टिस से क्या सिक्रेट होगा, टेस्टोस्टेरोन्स होगा। ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप, जो हार्मोन्स रिलीज हुआ है वो सीधा, हालांकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो ये हार्मोन सीधा ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज होता है, तो ये स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट पर चला जाता है जिसे हम टारगेट साइट कहते हैं। और द थर्ड स्टेप में क्या होगा, हार्मोन ब्रिंग चेंज इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के दौरान उसके बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव फेज कैसे होता है उनकी लाइफ सर्वाइवल में। तो देखो, एडल्सेंट धीरे धीरे कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए, यानी अपने न्यू यंग वन को जन्म देने के लिए। नाउ जब बॉयज़ में टेस्टिस है वो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, और ओवेरीज जो कि गर्ल्स में प्रेजेंट होती है वहाँ से ओवा स्टार्ट शुरू हो जाए, मतलब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। तो रिप्रोडक्टिव फेज कब अटेंड करेगा कोई भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, जब मेल स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करे और फीमेल ओवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। वुमेन में जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो 10 to 12 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है और 45 to 50 की एज तक ख़त्म हो जाती है, यानी कि अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी फीमेल में जो उसकी ओवेरीज से ओवा और एग प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं वो 10 to 12 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं, और ये 45 to 50 ईयर्स तक होते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू है ये, हर किसी इंडिविजुअल में अलग अलग टाइम होता है। नाउ अब जो कैपेसिटी है गैमेट्स को प्रोड्यूस करने की एज़ कंपेयर टू फीमेल, मेल में ज़्यादा लंबे टाइम तक होती है, यानी कि मेल के अंदर मेल गैमेट्स स्पर्म प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहती है एज़ कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में एग या ओवा रिप्रोड्यूस, एग या एवा का प्रोडक्शन सिर्फ 45 to 50 ईयर्स तक होता है, जबकि मेल में उससे ज़्यादा टाइम तक होता है। जो मेल होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है 14 to 15 ईयर्स में, मतलब उनके जो मेल गैमेट या स्पर्म प्रोडक्शन है वो 14 to 15 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है, और ये लाइफ टाइम तक रहता है, पूरी लाइफ तक, जबकि फीमेल में 45 to 50 ईयर्स तक ही ओवा प्रोड्यूस होता है। नाउ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अपने सेक्सुअल साइकिल फीमेल में जो देखी उसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। जब गर्ल्स अपनी प्यूबर्टी एज अटेन कर लेती है तो गर्ल्स का जो सेक्स हार्मोन्स होता है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, वो या तो ओवेरीज से ओवा या ओव्यूम को रिलीज़ करता है, और वो ओवा या ओव्यूम धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से बाहर की तरफ आता जाता है, और ये प्रोसेस एटलीस्ट 28 to 30 डेज़ में होती है, यानी कि ओव्यूम का रिलीज़ होना, ओव्यूम या ओवा वर्ड एक ही बात है, ओव्यूम या ओवा का ओवेरी से रिलीज़ होना ओव्यूलेशन कहलाता है। और ये ओवा या ओव्यूम जो ओवेरी से रिलीज़ हुआ है वो फैलोपियन ट्यूब को ट्रैवल करता हुआ कितना टाइम लगाता है, 28 to 30 डेज़। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड द इनर लाइनिंग वॉल ऑफ यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो थिक
यानी कि मोटी और स्पॉन्जी हो जाती है और पूरी तरह से जितनी ब्लड वेसल्स होती है वो फूल हो जाती है और अब उस एग को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। जब वो जो एग होता है, मैच्योर एग मतलब पूरी तरह से मैच्योर्ड हुआ जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ जब स्पर्म यानी कि मेल गैमेट से फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फर्टिलाइज एग फर्दर डिवाइड होना शुरू हो जाती है। पहले वो मेल गैमेट से कंबाइन हो चुकी है और अब वो एक सिंगल सेल बन चुकी है और फिर वो नंबर ऑफ सेल में डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाती है। ठीक है, यानी पहले जाइगोट बन जाता है, देन एम्ब्रियो बन जाता है। फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे उस यूट्रस के अंदर डेवलप होता जाता है और इसका रिजल्ट होता है प्रेगनेंसी, या कोई भी गर्ल प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, नाउ जब ओव्यूम होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है मेल गैमेट यानी कि स्पर्म से, जब नॉन अवेबिलिटी नहीं होती स्पर्म की तो वो जो एग या ओवा या ओव्यूम जिसे हम कहते हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। और जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो थिक और जो सॉफ्ट इनर लाइनिंग वॉल होता है यूट्रस का उसमें ज़्यादा टाइम तक वहाँ नहीं रह सकता और ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और वो जो थिक और सॉफ्ट इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की उसी के सपोर्ट से धीरे धीरे वो ब्लड बॉडी से आउट हो जाता है और वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होकर वो पूरा एग बाहर हो जाता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि लास्ट पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 3 to 5 डेज में ये होता है। व्हेन मेंस्ट्रुएशन इज़ ओवर द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्टार्ट बिल्डिंग अप अगेन, यानी कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो यूट्रस की जो थिकनेस और स्पॉन्जीनेस होता है वो धीरे धीरे अगेन ख़त्म हो जाता है और फिर से नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है और फिर से ओव्यूम रेडी हो जाता है और ओवेरी से आउट हो जाता है और अगेन ये फर्टिलाइज नहीं होता तो ये आउट हो जाएगा। फर्टिलाइज हो गया तो अगेन प्रेगनेंसी इसका रिजल्ट होता है। नाउ इसीलिए 28 to 30 डेज़ की ये साइकिल कंटिन्यूसली फीमेल में चलती रहती है। नाउ if the ovum gets fertilized, the menstruation stop and the female gets pregnant and the fertilized egg gets embedded in the uterus for further development have learned in the chapter 9। जैसा कि आपने देख लिया कि अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से बेबी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। नाउ ये फ्लो चार्ट सबको समझाया गया है कि मैचुरेशन ऑफ ओवा मैच्योर हो जाएगा, ओवा मैच्योर हो गया है तो ओव्यूम रिलीज़ होगा ओवेरी से और फैलोपियन ट्यूब में जाएगा जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं और उसके बाद वो यूट्रस की थिक यानी कि मोटी लाइनिंग जो वॉल होती है वहाँ पर चला जाएगा। अब वहाँ से 2 केस है, इफ़ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज बाय स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो वो ब्रेक हो जाता है और सॉफ्ट लाइनिंग जो यूट्रस की होती है उससे आउट हो जाता है और थिक और सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विथ ब्लड एंड डेड ओव्यूम्स कम आउट फ्रॉम द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग कॉलम मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये बॉडी से आउट हो जाता है। नाउ अगर सेकेंड केस है, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है और फर्टिलाइज एग जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा और फिर फोर्टस बनाएगा। नाउ मेनार्च एंड मेनोपॉज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो जब स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज में तो उसके जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है विमेन में, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में, वो कहलाता है मेनार्च। इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव लाइफ फीमेल में स्टार्ट हो चुकी है, वो स्टेज मेनार्च कहलाती है, यानी फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना। नाउ स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो का सबसे लास्ट जो बोल सकते हैं टर्न जो कि 45 to 50 ईयर्स में फीमेल में कभी भी हो सकता है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं, यानी कि आखिरी या अंत मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वो लास्ट साइकिल जो रहती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो मेनोपॉज कहलाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है
डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी, यानी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जब हमने पढ़ा था मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स कंबाइन होते हैं तो उससे जाइगोट बनता है, और जब वो जाइगोट सेल जो होती है वो अगेन एंड अगेन डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाती है, एम्ब्रियो से फोर्टस स्टेज आती है और फोर्टस से बेबी फॉर्म होता है। अब बात यहाँ आती है कि वो बेबी मेल है या फीमेल है, ये कैसे डिसाइड होता है, उसी को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस। हमें पता है कि जो सेल होती है ह्यूमन बीइंग की, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर पर्सन के कैरेक्टर को कैरी करते हैं। अब वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं जीन्स से। नाउ जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनकी जो रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, जैसे कि फीमेल के अंदर ओवा और मेल के अंदर स्पर्म सेल, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो है उस क्रोमोसोम्स के टोटल 23 पेयर्स होते हैं, यानी नंबर वाइज 46 और पेयर वाइज 36 होते हैं। अब मेल और फीमेल दोनों के 46 या 23 पेयर क्रोमोसोम कंबाइन होते हैं, उसमें से 22 पेयर्स सेम होते हैं, बट लास्ट पेयर जो होती है मेल फीमेल दोनों में 23rd पेयर क्रोमोसोम्स की वो अलग होती है। तो जो 44 जो सेम होते हैं 46 में से उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, लेकिन एक लास्ट जो पेयर है वो कॉमन नहीं होती है, और वही पेयर जो होती है वो मेल या फीमेल चाइल्ड का डिसाइड करती है। जैसे कि जो बचे हुए 2 क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, जो कि सेक्स डिफाइन करते हैं कि वो मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है। नाउ जिसे हम समझने के लिए एक्स और वाई क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। जबकि फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स में जो लास्ट पेयर होती है वो उसके दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, जिसे हम एक्स और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और मेल के अंदर जो लास्ट 23rd पेयर होता है वो एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो आपस में ही अलग है। ठीक है। नाउ ईच गैमेट कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। अब जितने भी गैमेट्स हैं उसमें से केवल एक सेक्स क्रोमोसोम कंटेन करता है। अब जैसे कि हम ये देखेंगे कि एक एग है जो कि फीमेल गैमेट है, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम, एक्स और एक्स 2 टाइप के क्रोमोसोम है, तो दोनों में से किसी एक एक्स क्रोमोसोम को गेन करेगा तो स्पर्म यानी कि मेल गैमेट का सिर्फ एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को गेन करेगा। तो उस तरीके से हम डायरेक्टली इस चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि ये एग है, इस एग का अगर लास्ट 2 पेयर है हमारे पास, ये एक्स और ये एक्स, और मेल के अंदर एक एक्स है और एक वाई है, तो यहाँ पर फीमेल सेक्स गैमेट में लास्ट 23rd पेयर एक्स और एक्स है, और मेल सेक्स गैमेट में लास्ट 23rd पेयर है एक्स एंड वाई है। तो देखो जब फीमेल में एक्स क्रोमोसोम है वो मेल के एक्स स्पर्म सेल से कंबाइन होगा तो वो एक्स और एक्स पेयर बनाएगा। उसी तरह जब फीमेल में एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम से कंबाइन होगा तो एक्स और वाई पेयर बनाएगा। तो जब एक्स और एक्स टाइप की पेयर बनती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो चाइल्ड होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा, और जब एक्स और वाई टाइप की पेयर बनती है तो वो बॉय चाइल्ड होगा। ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जो भी बेबी फॉर्मेशन है उसका सेक्स डिसाइड होना कि वो मेल है या फीमेल है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी मेल के लास्ट एक्स और वाई क्रोमोसोम पर डिसाइड होता है, क्योंकि 23rd पेयर मेल के अंदर अलग होता है, यानी कि मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल बन रहा है। नाउ सो द सेक्स ऑफ द बेबी टोटली डिपेंड्स ऑन द फादर्स स्पर्म नॉट ऑन द मदर्स एग, यानी कि ये फादर पर डिपेंड करता है कि बेबी मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। एंड the belief that the mother is responsible for the birth of a girl or boy child is not correct, और कई जगह ये अंधविश्वास में माना जाता है कि बच्चे का लड़का होना या लड़की होना मेल पर फीमेल यानी कि
उसके लिए उसकी मदर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो माइथ्स है या अफवाह है या झूठ है, ऐसा नहीं होता। साइंस के टर्म में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फादर होते हैं। नाउ कुछ टेबल गिवन है आपकी बुक में, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन सी ग्लैंड किस टाइप का हार्मोन सिक्रेट करती है और हर हार्मोन का फंक्शन क्या है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेन के बेस साइड पर होती है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन करती है। ये क्या होती है? ये ग्रोथ बॉडी की करवाने में हेल्प करती है, ओवरऑल डेवलपमेंट में, मसल बोन के डेवलपमेंट में, ट्रॉफिज्म में, यानी कि सिक्रीजन करवाना ग्रोथ के हार्मोन्स का। और जब पर्सन बहुत शॉर्ट होता है तब, या हाइपोसिक्रीजन। फिर ये जियांटिज्म में देखेंगे हम, जिसमें एक्सेसिव सिक्रीजन करवाना हो, जैसे कि कई बार पर्सन बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ग्रोथ हार्मोन्स में भी हेल्प करती है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायराइड नेक रीजन में, यानी कि गले वाले हिस्से में होती है, लैरिंग्स के नीचे होती है। थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इनका स्टिमुलेट करवाती है। उसके साथ साथ जॉइटर नाम का डिसीज आपने देखा होगा। जैसे ऊपर आपने ट्रॉफिज्म और जियांटिज्म देखा ना, ट्रॉफिज्म मतलब बोने रह जाना या लंबा हो जाना, तो उसी तरह जॉइटर नाम की एक डिसीज होती है जो आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। तो इसीलिए आयोडीन लेना इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ करना और प्रॉपर मैच्योर होकर हार्मोन सिक्रेट करना आयोडीन पर डिपेंड होता है। तो इसलिए आयोडीन ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में लेना चाहिए ताकि थायराइड ग्लैंड प्रॉपर डेवलप हो सके। एड्रेनल ग्लैंड की बात करते हैं तो वो किडनी के दोनों साइड टॉप पर प्रेजेंट होते हैं और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं? एड्रेनालिन और एल्डोस्टेरॉन। अब ये क्या करते हैं? फियर, एंगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब रेगुलेट करते हैं। बॉडी में बैलेंस बनाना, हाइपरसिक्रीजन और एडिशन डिसीज भी होती है इसके कारण। नाउ पैनक्रियास, मतलब जो डिसीज़ के नेम आपको साइड में गिवन है वो सब ये आपको समझा रहे हैं कि अगर इन हार्मोन से या इन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीजन प्रॉपर नहीं होता है तो ये डिसीज होती हैं। नाउ पैनक्रियास, जो कि आपको पता है स्टमक के पीछे की तरफ होता है, इंसुलिन या ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेट होता है। अब देखो, जैसे ही बॉडी में शुगर लेवल डिक्रीज हो जाना, ठीक है, उसको कम करता है इंसुलिन हार्मोन। ऐसा क्यों? क्योंकि शुगर लेवल अगर बढ़ जाएगा तो डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है ना, डायबिटीज़ की, तो इसके कारण शुगर लेवल जो ब्लड में बढ़ जाएगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये हार्मोन क्या करता है? शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। और ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है और ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से सभी हार्मोन्स के अपने रोल हैं। देन इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।